बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, क्या अब उसमें आपदा में अवसर नजर आने लगा है विपक्ष के कुछ नेताओं को? हिंदू नहीं मारे जा रहे हैं, बांग्ला संस्कृति से जुड़े हुए फिल्म कलाकार उनको जलाया जा रहा है। तो ये पूरा पलटा है। तो ये तो अगर कोई भी बोला है सलमान, ये मूर्ख है, इनको समझ नहीं है कि भारत विरोधी शक्तियां वहां स्थापित हो गई है। जटिल सिचुएशन है। सारे पार्टियों की जिम्मेदारी है कि अपने नेताओं को बोले कि भाई ये विदेश का मामला है, सेंसिटिव मामला है, इसमें सोच समझ कर बोले। और जो भी आधिकारिक बयान आएगा पार्टी का प्रवक्ता या पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बयान देंगे। हर नेता को उसमें अपनी राय जाहिर करने की जरूरत नहीं है। दार व्यक्ति, लर्नड व्यक्ति, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का मिनिस्टर भी रहा हो, लॉ मिनिस्टर भी रहा हो, मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स भी रहा हो, खुद अपना आप एक जानी माना परिचित चेहरा, उसके मुख से इस तरह की बातें, ऐसा लगता है कि ये एक इनमेच्योर्ड उनका एक बयान था। हिंदुस्तान है और रहेगा। इतना आसान नहीं होता है कि पड़ोस की किसी घटना से बिल्कुल हमारे देश में हो जाएगा। हमारे जड़ों में लोकतंत्र बहुत गहरे तक है। राजनीतिक हितों को हमारे मुल्क के हितों को अलग करके देखने की गंभीरता अब आ जाना बहुत जरूरी है। ममता बनर्जी ने कहा, क्या राहुल गांधी ने कहा, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, या उद्धव ठाकरे ने क्या कहा, स्टालिन ने क्या कहा, ये जो इंडिया गठबंधन के जो बड़े नेता हैं, अखिलेश ने क्या कहा, इन्होंने तो किसी ने नहीं कहा कि भारत बांग्लादेश बन जाएगा। नमस्कार, अमर उजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा और एक बार फिर हम आपके सामने पेश हैं आपका पसंदीदा शो खबरों के खिलाड़ी लेकर। देखिए, आज बात कुछ सवालों से करेंगे, आज की शुरुआत कुछ सवालों से करेंगे। सवाल ये कि क्या सत्ता पाने के लिए देश में माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है? क्या सरकार के खिलाफ, चुनी हुई सरकार के खिलाफ बार बार इस तरह का नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है कि देश में तानाशाही चल रही है? अभी लोकसभा के नतीजे आए हैं और अगर जनता वाकई इन मुद्दों को बहुत गंभीरता से ले रही होती तो चुनाव में नतीजे शायद इसके बिल्कुल उलट होते, लेकिन उसके बावजूद नतीजे कुछ और हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार है, तीसरी बार वो प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उसके बावजूद बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, क्या अब उसमें आपदा में अवसर नजर आने लगा है विपक्ष के कुछ नेताओं को? ये बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि हर मुद्दे पर, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, चाहे आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे संविधान का मुद्दा हो, ये सब तो आप पूरे चुनाव में सुनते रहे। लेकिन अभी पिछले दिनों बांग्लादेश में जिस तरह के हालात अचानक बन गए, शेख हसीना को इस्तीफा देकर वहां से निकलना पड़ा, उसके बाद से लगातार भारत में कुछ नेता, खास करके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद, जो खुद पूर्व विदेश मंत्री हैं, उनकी तरह से जो बयान दिया गया कि भारत में भी बांग्लादेश जैसी स्थिति हो सकती है, कुछ ना कुछ अंदर ही अंदर सुलग रहा है। थोड़ा पीछे जाएं, चुनाव के दौरान जाएं, उनकी भतीजी मारिया आलम ने यहां तक वोट जिहाद तक की बात कर दी थी। उसके बाद सज्जन वर्मा को अगर आप याद करें मध्य प्रदेश में, तो वो कहते हैं कि पीएम के घर में लोग घुस जाएंगे, और तमाम पुराने बयानों को याद करें कि डंडे से लोग मारेंगे, लोग देश में आग लग जाएगी देश में। इस तरह की बहुत सारी बयानबाजियां हो चुकी हैं जो हम सबको याद हैं। लेकिन क्या अब बांग्लादेश में जिस तरह की आपदा आई, उसमें विपक्ष के कुछ नेता अवसर देख रहे हैं सत्ता पाने के लिए, या मोदी के विरोध में क्या किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं? यही सब कुछ जानने और समझने की कोशिश करेंगे। सभी वरिष्ठ पत्रकार, खबरों के खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद हैं। समीर चौगाकर जी हमारे साथ मौजूद हैं, अब अमर उजाला डिजिटल के संपादक जयदीप कार्णिक जी हमारे साथ हैं, बिलाल सब्जवारी साहब हैं, अवधेश जी हैं हमारे साथ मौजूद, और रामकृपाल सिंह जी हैं, विनोद अग्निहोत्री सर हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। रामकृपाल सर, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करूंगा। बड़ा अहम हो जाता है पिछले 2-3-4 दिनों में जिस तरह की बयानबाजी हुई है, खास करके बांग्लादेश में जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद विपक्ष मजबूत होना चाहिए। बहुत बार हम लोग ये चर्चा कर चुके हैं, लेकिन मजबूत विपक्ष क्या इस तरह की बयानबाजी के लिए होना चाहिए? सरकार के काम, नियम, नीति, सब पर सवाल उठाना चाहिए, लेकिन इस तरह के बयान जिससे ये लगे कहीं ना कहीं कि एक आइडिया देने की कोशिश, एक भड़काने की कोशिश। हालांकि बड़ा मुश्किल सवाल आपने मुझसे ही शुरू किया है। मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ, और जब ये घटना हो रही थी तो सबसे पहले ममता बनर्जी ने जो बयान दिया, मैं उसको ज़्यादा प्राथमिकता देता हूँ। उन्होंने कहा कि इसमें हम केंद्र सरकार के साथ खड़े हैं, जो भी कुछ होगा इस क्राइसिस से निपटने के लिए। एक बहुत बड़ी चीज़ है बॉर्डर स्टेट, और सबसे बड़ी चीज़ जिनके बारे में कहा जाता है कि तुष्टीकरण की राज, जो भी हो, लेकिन वो तो मैं ये कहूँगा, बहुत सारे लोगों ने, कल फारूक अब्दुल्ला ने जिस तरह से कहा है कि राष्ट्र को एक होना चाहिए इस मुद्दे पर, तो मेरा ये कहना है कि काफ़ी वॉइसेस जो इस तरह की रही हैं। अब सलमान खुर्शीद बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत एक मैं सम्मानित रहे हैं, कैसे उनके मुंह से निकल गया, मुझे लगता है इस तरह से बचना चाहिए था कि हिंदुस्तान में भी हो जाएगा। देखिए, हिंदुस्तान हो रहा है, सदियों से रहा है, और जब भी कुछ इतने आक्रांता आए चले गए, सारे के सारे, हिंदुस्तान है और रहेगा।
इतना आसान नहीं होता है कि पड़ोस की किसी घटना से बिल्कुल हमारे देश में हो जाएगा। हमारे जड़ों में लोकतंत्र बहुत गहरे तक है, और जिन देशों में ये सब हो रहा है वहाँ बहुत पहले ये सब हो चुका भी है, कई बार हो चुका है। याद कीजिए इरशाद आए थे और क्या क्या हुआ था, ऐसा नहीं है। बट लेकिन हाँ, आजकल जो अविश्वास की खाई, और 4 जून के बाद से एक जो चीज़ ये रही है, पक्ष विपक्ष में जब तक गैप बहुत था तब तक तो ये था कि भाई कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इस बार जो गैप थोड़ा सा जैसे बीजेपी का कम हुआ, विपक्ष में थोड़ा बढ़ गया, तो क्या हो रहा है कि दोनों तरफ से एक है कि हम दिखा देंगे करके, यानी कि एक संघर्ष, और उधर से भी है कि जो कुछ भी है हम तुम्हें बता देंगे। तो जब दोनों तरफ से बराबर आग लगी हुई है कि हर मुद्दे पर आप वो छोड़िए ना, देखिए जो लोग पार्लियामेंट में एक शब्द बोलने पर क्या क्या हो रहा है। तो बेसिक बात यह है कि हर चीज़ में आप उसमें अवसर अगर ढूंढेंगे, आपदा में कहा जाता है कि अवसर ढूंढना, तो कई बार वो बहुत भयानक रूप से काउंटर प्रोडक्टिव भी होती है। इसलिए मैं ममता बनर्जी के बयान को ज़्यादा तवज्जो दूंगा, और ममता बनर्जी को आप ये नहीं कह सकते कि उनमें कहीं से भी, लेकिन बड़े मुद्दों पर जब इस तरह की चीज़ें हों, जहाँ राष्ट्र की बात आए, देश की बात आए, ममता बनर्जी जानती हैं कि इसमें इस तरह से कोई विभाजनकारी पॉलिटिक्स को हवा देना ये देश के हित में नहीं रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि मैं छोटे मोटे इस तरह के बयान आएंगे, जैसे वही था वोट जिहाद, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत पहले से भी आ रही हैं, आप जानते होंगे, कोई एक तरफ से ही नहीं दूसरी तरफ से भी आ रही है। जैसे उस पक्ष से भी हम संविधान बदल देंगे, संविधान, कुछ बहुत अति उत्साही लाल होते हैं हर पार्टी में, है ना, वो अति उत्साही लाल जो होते हैं वो जरा तो हर जगह होते हैं, उस तरह के बयान आते हैं। लेकिन मैं इन सब बयानों से नहीं, हाँ ये बात ज़रूर है कि सिर्फ ये भारत में ही नहीं, आप अगर पूरी दुनिया को देखेंगे, किसी तरह से फ्रांस में बच गया, हर जगह से वो फोर्सेस जो वहाँ की, आप ये कहिए कि चाहे उसको राइट विंग कहिए या नेशनलिस्ट फोर्सेस कहिए, सब जगह पूरी दुनिया में उनका उभार हो रहा है, और एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होने जा रहा है। अभी तो पता नहीं क्या होगा, उधर रूस यूक्रेन का है, इधर आप देख रहे हैं इजराइल, और इसमें इस पूरे परिप्रेक्ष्य में हमें इसको ध्यान देना चाहिए कि ये सिर्फ हम अलग थलग नहीं हैं, और सिर्फ हमारे लिए बांग्लादेश या पाकिस्तान ही नहीं है। अब बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ, जब उसका सच सामने आएगा कि इसके पीछे आखिर कौन फोर्सेस हैं, क्यों मुजीब की मूर्ति गिराई जा रही है, और वो एक कंट्री जिसने पाकिस्तान को मात दिया टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, वो पूरी दुनिया में अपना वो कर रही थी, और जिस तरह से वो एक चैलेंज बन के, जैसे वियतनाम है, और बांग्लादेश भी उसमें था, जो चाइना +1 की बात हो रही थी, उसमें भारत भी आता है, बांग्लादेश भी आता है, बहुत बड़ा हिस्सा जा रहा था। एक प्रोग्रेसिव जो विकास की तरफ ले जा रहा था, और एक डेवलपिंग कंट्री में वो उदाहरण के तौर पर दिया जा रहा था, वहाँ अचानक ऐसी क्या बात हो गई, आरक्षण का जो मुद्दा था वो भी मान लिया गया, वो भी ख़त्म हो गया, फिर उसके बाद जो कुछ हुआ। तो देखिए, मैं अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें आनी हैं, ये बड़ा मैं ये नहीं कहूँगा कि इसमें चाइना और अमेरिका का ही हाथ है, बहुत सारी, लेकिन ये बात तय है कि कुछ फोर्सेस पूरी दुनिया में ये देख रही हैं कि जो ताकतवर अब तक रहे हैं, उनकी ताकत में कमी ना आने पाए, और इसलिए ये जो हम लोग हैं, भारत है, बाकी जो अफ्रीका के कई देश हैं, उभरते हुए देश, इनमें किसी तरह उपद्रव पैदा करने की कोशिश लगातार जारी है, और इसको हमको बचना। बाकी छोटी मोटी चीज़ें, बीजेपी है या कांग्रेस है, जो भी हो, कल को कांग्रेस भी आएगी तो उस पर भी ये भार रहेगा। देश की एकता, अखंडता का जिम्मेदारी सिर्फ ऐसा नहीं है कि बीजेपी की ही है, और आप अगर घर जलाएंगे तो उसी घर में आप भी जलाएंगे। तो मेरा ये कहना है कि मैं तो यही मानता हूँ कि भारत, मैं कोई ये नहीं कहता कि कोई राष्ट्र विरोधी हो जाएगा, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि अगर बीजेपी से हम निपट लें, इसका भी इस्तेमाल कर लें, तो मेरा ही कहना है कि देश की कीमत पर वोट पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, और जो करेगा वो अपने घर में आग लगाएगा। ये बात आप कह रहे हैं, लेकिन जिस फोर्सेस की आप बात कर रहे थे, कई बार बयानों को देखें तो तमाम दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं कि उन फोर्सेस
का हाथ पकड़कर बहुत सारे लोग चल रहे हैं, बहुत सारे बयानबाजी इस तरीके से हो जाती है। सलमान खुर्शीद ने जो कहा, मैं थोड़ा उसको पीछे लेकर जाता हूं सर। 2022-23 इसको लेकर खूब विवाद हुआ था। राहुल गांधी के विदेश दौरे थे, जिसमें ये भी कहा गया कि वो यूरोप और अमेरिका से उम्मीद कर रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, वो हस्तक्षेप करें। जिसमें यह भी कहा गया कि भारत जो है वो राष्ट्रीय नहीं है, वो तो राज्यों का एक संघ है। इस तरह इसको लेकर खूब विवाद हम देख चुके हैं। उसके बाद इस तरह के बयान, चुनाव निकल चुका है, चुनाव के पहले आप संविधान की लड़ाई लड़ रहे थे, आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे थे, सब हो गया। अब पक्ष विपक्ष दोनों को एक कंस्ट्रक्टिव वे में आगे बढ़ना चाहिए, या बांग्लादेश को लेकर हम सबको कुर्सी दिखनी चाहिए? क्या वही वाली सिचुएशन है जो आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, या इसके पीछे भी कुछ है? देखिए, रामगोपाल जी ने बहुत बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया है। हम सलमान खुर्शीद के बयान को इतना महत्व क्यों दे रहे हैं? सलमान खुर्शीद की क्या हैसियत है? कांग्रेस के नेता है, पूर्व विदेश मंत्री हैं, पार्टी में अलग थलग है। भाई ममता बनर्जी और खुद राहुल गांधी ने जयशंकर को बुला करके पार्लियामेंट में बात की और ऑल पार्टी मीटिंग में कहा कि हम सरकार के साथ हैं। उसके बाद तो कोई बयान ऐसा आया नहीं राहुल गांधी की तरफ से या कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल प्रवक्ता की तरफ से। सलमान खुर्शीद ने बोल दिया, या इस तरह के तमाम इन्फ्लुएंस एलिमेंट्स, मणिशंकर अय्यर ने बोल दिया। तो मणिशंकर अय्यर, सलमान खुर्शीद, ये वो तत्व हैं जिनके लिए रामगोपाल जी कहते ये एक जमाने में कांग्रेस पार्टी के हेल्थ ऑफ द अफेयर्स में थी। आज वो अलग थलग है। मणिशंकर तो बिल्कुल बाहर ही है। सलमान खुर्शीद की भी वो जिस तरह से चलनी चाहिए नहीं चल रही। तो इस तरह के बयान ये देते रहेंगे अपनी उपस्थिति जताने के लिए। महत्वपूर्ण यह है कि क्या ममता बनर्जी ने कहा, क्या राहुल गांधी ने कहा, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, या उद्धव ठाकरे ने क्या कहा, स्टालिन ने क्या कहा, ये जो इंडिया गठबंधन के जो बड़े नेता हैं, अखिलेश ने क्या कहा, इन्होंने तो किसी ने नहीं कहा कि भारत बांग्लादेश बन जाएगा। ये तो, और पहली बात तो ये है कि भारत न बांग्लादेश बन सकता है न श्रीलंका बन सकता है। भारत का जो सिस्टम है लोकतंत्र का, मैं 1947 से पहले नहीं जा रहा हूँ, मैं 47 के बाद हमारे पुरखों ने जो संविधान बनाया है, जो इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं, उन्होंने इतने ज़बरदस्त इंतजाम किए हैं, इतने शॉक ऑब्जर्वर्स किए हैं। सबसे कठिन समय था भारत में 1975 की इमरजेंसी का, तो घोषित रूप से तानाशाही की स्थिति थी। उसके बाद जनता ने बांग्लादेश तो नहीं बनाया, जनता सड़कों पर भी नहीं आई। 77 में चुनाव हुए, जनता ने अपना फैसला दे दिया। तो यहाँ तो एक सिस्टम है तरीके से। अभी हाल में 2024 के चुनाव हुए, तमाम सारे मुद्दों पे लोगों में एक नाराजगी थी, लेकिन इतनी नाराजगी नहीं थी कि सरकार को अपदस्थ कर देते, लेकिन इतनी थी कि सरकार को इतना कर दें कि भैया साथ मिलके चलो। उन्होंने वो कर दिया। 240 पे बीजेपी आ गई, एनडीए 293 पे आ गया। तो ये है कि पार्लियामेंट चली इस बार, इसीलिए चली कि विपक्ष मजबूत था, तो जो चेक्स एंड बैलेंसेस का जो सिस्टम है वो मजबूत हो गया। ठीक है, हंगामा हल्ला सब होता है, धनखड़ साहब वाला हुआ है, सब ये सब चलता है, लेकिन पार्लियामेंट चली, काम भी हुआ, बिजनेस भी हुए। और पहली बार जो है भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने अपना एक महत्वपूर्ण बिल ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा लंबे समय बाद। तो कुल मिलाकर के हमको पॉजिटिव साइड ऑफ द पिक्चर देखनी चाहिए। और बांग्लादेश के मुद्दे पर देश के सारे राजनीतिक दल एकजुट हैं। बांग्लादेश में 2 मुद्दे हैं। एक तो ये है कि बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्ते अब कैसे हों, क्योंकि शेख हसीना जब वहाँ प्रधानमंत्री थी तो भारत के रिश्ते बहुत प्रगाढ़ रिश्ते थे, और शेख हसीना के रिश्ते भारत से इतने प्रगाढ़ थे कि केंद्र में चाहे भाजपा सरकार हो चाहे गैर भाजपा सरकार हो, उनके साथ रिश्ते हमेशा अच्छे रहे। वो जब भी भारत आती थी प्रधानमंत्री जी से मिलती थी और सोनिया गांधी से भी मिलने जाती थी। उसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। अब अचानक जब इतना हो गया तो भारत को तय करना है कि भाई शेख हसीना को सुरक्षा दे दी भारत ने, लेकिन बांग्लादेश के साथ तो रिश्ते बनाने हैं। तो एक तो वो मुद्दा है जिस पर भारत सरकार काम कर रही है। दूसरा वहाँ अल्पसंख्यकों की रक्षा का मुद्दा है, खासकर हिंदू अल्पसंख्यकों की। तो उसमें प्रधानमंत्री जी ने बहुत बेहतर तरीके से, मोदी जी ने जो यूनुस साहब बने हैं उनको उन्होंने संदेश दिया कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। उन्होंने हिंदुओं को भी कहा और अन्य अल्पसंख्यकों का भी नाम लिया, यानी बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन जो भी वहाँ है दूसरे। तो ये बेहतर तरीका, ये अच्छा स्टैंड है भारत का। और एक कमेटी बना दी होम मिनिस्ट्री ने, जो कमेटी देखेगी कि भाई इस तरह के मामलों में कोई जो है, ये एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट दे दिया वहाँ की माइनॉरिटीज़ को। सरकार को, जो अंतरिम सरकार बनी उसको एक संदेश दे दिया कि भारत चुप नहीं बैठा है, भारत इन चीज़ों को देख रहा है, इसलिए आप जो है अपने यहाँ लगाम लगाइए इस तरह की चीज़ों पर जो इस तरह के हमले हो रहे हैं। तो ये 2 कंसर्न भारत सरकार के हैं, और मुझे नहीं लगता कि इन कंसर्न को लेकर विपक्ष ने कहीं भारत सरकार का विरोध किया हो कि भारत सरकार ऐसा क्यों कर रही है। मुझे तो कोई ऐसा बयान आया नहीं। एक सलमान खुर्शीद का बयान लेकर के हम उसको बना दें। सलमान खुर्शीद ना तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, ना वो विपक्ष में कुछ हैं। हाँ, नेता जरूर हैं वो, ये बात सही है। और उनको खुद मुझे लगता है सोचना पड़ेगा। वो तो इस तरह के बयान पहले भी देते रहे।
आप याद करें उत्तर प्रदेश का 2017 का चुनाव ऐसे था। ही बयान तो चुनाव में कुछ लोगों ने दे दिया था ना कि हम संविधान बदल देंगे। उसका सलमान तो मुद्दा बन खुर्शीद गया ना ने सर। सलमान खुर्शीद ने एक बयान दिया था जो बहुत भारी पड़ गया था। प्रत्याशियों ने ही तो कहा था, पीएम मोदी ने तो ये कहा नहीं कहा, पीएम मोदी ने तो बल्कि उसके उल्टा कहा था। पीएम मोदी ने तो कहा था कि बाबा साहब अम्बेडकर भी आ जाए तो भी संविधान नहीं बदल मुद्दा बना, उसका उन्होंने narrative तो बनाया गया। हाँ, उन्होंने तो narrative तो उनसे भी कहा था, अब नैरेटिव बन गया। अब वो लोगों ने वो तो, लेकिन सलमान खुर्शीद ने तो एक बयान ये भी दिया था, याद करिए 2012 का विधानसभा का चुनाव था उत्तर प्रदेश का, कि सोनिया गांधी रो रही थी बटला हाउस को लेकर के। अब वो इतना भारी पड़ गया उत्तर प्रदेश में कि कांग्रेस जो कुछ उम्मीद थी वो, तो सलमान खुर्शीद हो गए, कभी दिग्विजय सिंह, कभी मणिशंकर अय्यर, अब एक विदेश में बैठे हुए हमारे क्या सैम पित्रोदा जी। तो इस तरह के कांग्रेस के तमाम लोग जो ऐसे हैं जो ज़्यादा ओवर डेमोक्रेसी है वहाँ पर उस पार्टी में। अब इंदिरा गांधी के ज़माने में नहीं थी, राजीव गांधी के ज़माने में नहीं थी, लेकिन सोनिया जी के ज़माने में कुछ ज़्यादा ओवर डेमोक्रेसी हो गई है कि कोई कुछ भी बोले। हालांकि गिरिराज सिंह भी मंत्री हो गए, सबको पाकिस्तान भेजते रहते हैं, मतलब वहाँ उनके पास मुझे लगता है वीसा देने की वो अथॉरिटी हो गई। हाँ, इधर कई दिनों से नहीं भेजा उन्होंने। तो इस तरह के नेता जो है हर पार्टी में है। मुझे लगता है जो रामगोपाल जी ने कहा, हमको बांग्लादेश का बहुत संवेदनशील मुद्दा है, हमें भारत सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। और भारत सरकार की अभी तक की जो नीति है बांग्लादेश को लेके, मैं तो उसको बहुत बेहतर मानता हूँ, मैं उसका समर्थन करता हूँ। उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से इसको हैंडल किया है, क्योंकि बिल्कुल बाजीगरी दिखानी पड़ रही है इसमें। एक तरफ शेख हसीना के साथ आपके रिश्ते, उनकी सुरक्षा, अब शेख हसीना भारत में है, अब बांग्लादेश की सरकार अगर कल को मान लीजिए उनको मांगने लगे अंतरिम सरकार, तो भारत का रुख क्या होगा, ये एक बड़ा जटिल मुद्दा सामने आएगा। तो रास्ता निकालेगा भारत। मुझे हमारी सरकार, तो देश हमारा बड़ा है, सरकार है, मुझे लगता है कि बांग्लादेश, जो रामपाल जी ने इशारा किया, जो ताकतें कभी श्रीलंका में कभी बांग्लादेश में इस तरह की अराजकता पैदा करती है, पाकिस्तान में भी हो चुका है। हमारे पड़ोस में जिस तरह से लगातार ऐसी ताकतों को प्रश्रय दिया जा रहा है जो कहीं ना कहीं भारत के विरोध में हैं, उन पर नजर रखने की, देखने की जरूरत है। और एक बात मैं जरूर कहूँगा, बांग्लादेश के मामले में, श्रीलंका के मामले में, अफगानिस्तान के मामले में, मालदीव के मामले में हमारी खुफिया एजेंसियां कहीं ना कहीं चूकी हैं। वो शायद समय रहते उसका अंदाज नहीं लगा पाई। ठीक है, खुफिया इसके बावजूद सरकार ने चीज़ों को संभाला है और सरकार जिस तरीके से आगे बढ़ रही है वो बड़ा पॉजिटिव दिखाई देता है। आप देख सकते, लेकिन जिस तरह की चर्चाएं हो रही है, जिस तरीके से एक नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है, ये क्या कोई चुनाव के पहले से नया टूल किट एक्टिव हुआ था? आरक्षण हो गया, संविधान हो गया, अग्निवीर को लेकर विरोध कर दो क्योंकि कुर्सी पानी थी, चुनाव खत्म हो गया, लेकिन अब बांग्लादेश ने फिर एक नया ईंधन दे दिया कि भाई वैसा हो जाएगा। नहीं, हमारे दो वरिष्ठ लोग अगर पॉजिटिव हैं तो थोड़ा बहुत तो मानना चाहिए कि देश में ठीक ठाक रहेगा, राम कृपाल जी और विनोद जी। लेकिन मैं तो कुछ दूसरा ही देख रहा हूँ और देखता आ रहा हूँ। हमारे देश के एक मतलब 3/4 बहुमत प्राप्त राज्य का मुख्यमंत्री अगर पब्लिक के बीच खड़ा होकर कह रहा है कि मोदी जी संभल जाओ, डिक्टेटर की यही हालत होती है, और चेतावनी दे रहा है कि कोई कह रहा है कि लोक कल्याण मार्ग का रास्ता किधर से है, और आप जो सलमान खुर्शीद जी ने कहा है, हाँ, या मणिशंकर अय्यर जी ने, अगर आप पिछले जब से वहाँ आंदोलन शुरू हुआ उस बीच आप सोशल मीडिया और बाकी बयानों को देखेंगे तो वो केवल जो लाखों करोड़ों लोग जो ये मतलब जो नैरेटिव बना रहे हैं, जो इकोसिस्टम है, उसको उन्होंने आगे आके व्यक्त किया है थोड़ा बड़े से, इसलिए आपका ध्यान आ गया है। और कांग्रेस के लोगों की भी बड़ी संख्या इसमें, समाजवादी पार्टी के लोगों की बड़ी संख्या है, आम आदमी पार्टी के लोगों की बड़ी संख्या इस समय पार्टी के परे जो अपने आप को सो कॉल सेकुलर लिबरल बोलते हैं कि हम लेफ्ट हैं, वो जिनका कि करोड़ों का जो है यूट्यूब चैनल पर है, जिनका करोड़ों लाखों की संख्या में जो है एक्स पर है, फेसबुक है, आप सब देख लीजिए देश में कैसा वातावरण बनाने की कोशिश हो रही है। तो अब ये जो स्थिति बनी है, क्या जो कुछ पहले तो इसको समझने की जरूरत है कि बांग्लादेश में हुआ क्या है और नैरेटिव किस प्रकार का बना है। आम धारणा है कि डिक्टेटर को उखाड़ फेंक देते हैं, उसका मतलब ये लगता है कि इसके पहले तो बांग्लादेश में कोई आइडियल शासन थी और शेख हसीना जो आई है उसने आइडियल को खत्म कर दिया है, वो उल्टी स्थिति है। देखिए, 5 शक्तियां लंबे समय से दिखाई दे रहा था कि शेख हसीना के विरुद्ध थी। सबसे पहला पाकिस्तान, उसका तो आरंभिक दिनों से है, और इधर जो है
जमात इस्लामी, हिफाजत इस्लाम और जमात इस्लामी का जो छात्र संगठन है इस्लामी छात्र शिविर, उसके लोग भारी संख्या में पाकिस्तान आ जा रहे थे, क्योंकि जिस ढंग से घंटों के अंदर बड़े बड़े भवन वहाँ जल रहे थे, वो ट्रेंड लोगों का काम था, वो कोई ऐसा काम नहीं था। दूसरी शक्तियाँ जिनका मैंने नाम लिया, उनके अंदर जो लंबे समय से 1971 में भी ये शक्तियाँ जो जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, वो उस आंदोलन के विरुद्ध थी और उनका शेख मुजीब के भी परिवार से, इस प्रकार के लोकतंत्र से हमेशा बैर रहा है। तीसरा जो उनके विरुद्ध था वो पाकिस्तान, अमेरिका था। अमेरिका इतना विरुद्ध था कि अमेरिका के उप विदेश मंत्री जो है वो 16 अक्टूबर 2023 को वहां पहुंची थी। हाँ, उनका नाम है आफरीन अख्तर, और उन्होंने वहां के विदेश मंत्री को कहा कि अमेरिका चाहता है कि ये अपने सम्मान पूर्वक ये त्याग पत्र दें पद से। इनके पास 2 ऑप्शन अमेरिका ने दिया है। एक ऑप्शन ये है कि ये त्याग पत्र दे करके सत्ता जो है सौंप दें राष्ट्रपति को। अगर ये नहीं करते हैं तो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उनको आप सत्ता सौंप दें। अगर नहीं होगा तो हम जो है इनकी पार्टी को बैन करेंगे अपने यहाँ। तो अब जो स्थिति वहाँ थी, तो उसके बाद जो है शेख हसीना ने इसके विरुद्ध बयान दिया कि भाई अमेरिका हमारे मामले में आंतरिक हस्तक्षेप कर रहा है, और वो कह रहा है कि हमको सैनिक अड्डा बनाने दो, नहीं तो ये कर देंगे, हम तो मानेंगे नहीं। और जो चौथे शक्तियां थी, जो ग्लोबल लेफ्ट इकोसिस्टम है पूरी दुनिया में इस समय, जिसका केंद्र अमेरिका बना हुआ है, जो भारत में भी सक्रिय है, वो उनके खिलाफ थी। और जो 5वीं शक्ति जो उनके विरुद्ध थी वो चीन थी। इस समय जो वहां जो कुछ भी हुआ है, वो 1971 में भारत ने जो कुछ भी किया है उसको केवल पाकिस्तान का अंग न बनाने के बावजूद पूरी तरह पलट दिया गया है। तो ये कांग्रेसी जो बोलते हैं, ये क्या नीरे मूर्ख हैं कि उनकी पार्टी, एक देश को जो श्रेय मिला था कि भारत भी विजय कर सकता है, जो द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत था उसको भारत ने फेल करा दिया था, जो वहां की ये शक्तियां थी खत्म थी, जिस परिवार की बदौलत फेल कराया था, वो सारी शक्तियां वहां सक्रिय। अमेरिका ने तो पाकिस्तान को बढ़ावा दिया, यहां अपने से बहुत कुछ नहीं कर सकता था, फौज में अपने आदमी, और जो वहां लंबे समय से एनजीओ के माध्यम से, इंस्टीट्यूशन के माध्यम से, बैंकों के माध्यम, या अभी जो ये जो इस्लामिस्ट व्यापारी बने हैं वहां के कार्यवाहक मंत्री, इनको एक बड़ा चेहरा बना के, इनको तो सूदखोर कही थी, इसमें मुकदमे थे, 190 मुकदमे थे, इनको 2 केस में सजा हो चुकी थी कि गांव-गांव के गरीबों से पैसा ले लेके इसने बाद में लैंड मॉर्गेज कराए, जमीन किया था। तो अमेरिका ने उस समय स्थिति वहां की इतनी खराब हो चुकी है कि वहां अब इस समय सारे जिहादी शक्तियां सक्रिय हैं। नहीं तो आप सोचो ना, शेख मुजीबुर रहमान से जुड़े हुए ध्वस्त करो सारी चीजों को। आप केवल हिंदू नहीं मारे जा रहे हैं, बांग्ला संस्कृति से जुड़े हुए फिल्म कलाकार, उनको जलाया जा रहा है। तो एक पूरा पलटा है। तो ये तो अगर कोई भी बोला है सलमान, ये मूर्ख है, इनको समझ नहीं है कि भारत विरोधी शक्तियां वहां स्थापित हो गई है, जटिल सिचुएशन है। तो इसीलिए कह रहा हूं कि एक नैरेटिव जो हमारे देश में लंबे समय से है, दुर्भाग्य से ये कई बार भारत विरोध की सीमा तक चला जा रहा है। और ये बात ठीक है कि लंबी मीटिंग के बाद बड़े नेता हमारे देश के शांत है, ईश्वर उनको सुबुद्धि दे, और उसको डिक्टेटर को उखाड़ फेंका है ना कहा जाए। सरकार ने, विदेश मंत्री ने लोकसभा में स्पष्ट कह दिया है, ये बहुत कड़ा वक्तव्य था कि यह आंदोलन केवल शेख हसीना को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए था, आरक्षण विरोधी आंदोलन नहीं माना है, क्योंकि 2018 में शेख हसीना ने स्वयं इस आरक्षण को खत्म कर दिया था। और जब यह हाई कोर्ट में मामला आया, सरकार गई और सुप्रीम कोर्ट ने 7% कर दिया था। तो इसलिए भारत के लोग पहले इसको समझें, ये जिम्मेवार हैं। हमारे सामने सिचुएशन बिल्कुल पलट गया हुआ है अभी। तो भारत के लोग समझेंगे कैसे सर? बात एमएसपी की होती है, कहते हैं एमएसपी की लीगल गारंटी देनी चाहिए। अपनी सरकारें निकल गई 50 साल, 60 साल, 70 साल, उसमें अपने राज्यों में आपने क्या किया, उस पर सवाल, उसका जवाब कोई नहीं देता है। तो ये तो इस तरह के सवाल तो सबसे पूछ जाएंगे ना बिलाल साहब? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, बांग्लादेश के परिप्रेक्ष्य में बात चल रही है, तो हमें इसकी पूरी एक इंटरनेशनल डायनेमिक्स, और हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि जो विश्व की बड़ी शक्तियां हैं वो दूसरे देशों के लोकतंत्र में समय समय पर हस्तक्षेप करती हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण सैमुअल पी हंटिंगटन है, जिन्होंने 90 के दशक में क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन जो एक थ्योरी पेश की थी। उन्होंने ये कहा था, अमेरिका को सजेस्ट किया था कि अगर आपको विश्व पे राज करना है तो आपको दुनिया की शक्तियों को बांट कर रखना पड़ेगा। ये सजेशन सैमुअल पी हंटिंगटन का है। तो मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ कि भारतीय उपमहाद्वीप, खासतौर से साउथ ईस्ट एशिया की जब आप बात करते हैं, चाहे उसमें श्रीलंका एक हमारे पास उदाहरण है, पाकिस्तान से हमारे यहाँ जो हस्तक्षेप होते हैं प्रॉक्सी वॉर के संबंध में, पाकिस्तान का जो फ्रस्ट्रेशन कश्मीर को लेकर है, और पाकिस्तान का फ्रस्ट्रेशन जो शेख मुजीबुर रहमान
को लेकर है, जिस तरह से हमारे भारत ने एक लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से 71 में वहाँ एक सपोर्ट किया था, तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं उस ईगो क्लैश के माध्यम से जो एक चुभन है उसके अंदर उस रणनीति के दृष्टिकोण से सोचता है। और अगर आप पाकिस्तान के मीडिया को रीड करें तो उसमें ये चीज़ पाई जाती है कि आज वो शेख मुजीबुर रहमान की जो लेगेसी है शेख हसीना, उससे वो एक तरह से नफ़रत करते हैं। और ये एक ऐसा रैकेट था इंटरनेशनल लेवल पर जिसमें चाइना भी शामिल होने की बात कही है, अमेरिका भी शामिल होने की बात की है, क्योंकि उनके स्ट्रेटजिकल हित जो भारत और बांग्लादेश के जो एक सामरिक रिश्ते थे, भारत और बांग्लादेश को जो एक अर्थव्यवस्था को जो लेके रिश्ते थे, भारत और बांग्लादेश को एक राजनीतिक एक पारंपरिक रिश्ते थे, और जो उसका एक इतिहास है 75 से लेकर उन सब दृष्टिकोणों को सामने रखते हुए जो भारत प्रोग्रेस कर रहा था एक व्यापार के दृष्टिकोणों से, और बांग्लादेश उसको सपोर्ट कर रहा था, और बांग्लादेश भी एक आर्थिक एक कंट्री के रूप में उभर रहा था। ये सब चीज़ें लोगों को चुभती थी, और इसकी वजह से आपने देखा होगा कि आज शेख हसीना को जो अबदस्त किया गया है वो कहीं ना कहीं उस इंटरनेशनल रैकेट का एक षड्यंत्र माना जाता है। आप कहते हैं कि आर्मी ने एक न्यूट्रल आर्मी मानी जाती है, लेकिन आर्मी का जो आपने रूप देखा बांग्लादेश में, जिस तरह से उन्होंने शेख हसीना के पोस्टर्स गिराए, उसको पैरों से कुचला, ये बात समझने की है कि वहाँ पे आर्मी भी न्यूट्रल नहीं थी, कहीं ना कहीं इस रैकेट का हिस्सा थी। भले ही वो यूनुस साहब का एक चेहरा, एक डेमोक्रेटिक चेहरा, एक अर्थव्यवस्था का एक बड़ा लेजेंड चेहरा सामने रख के इस खेल को खेलना चाहते हैं, तो ये बात सच है। लेकिन अब इसका जो भारत के लोकतंत्र पर पड़ने वाले प्रभाव हैं उसको देखने की ज़रूरत है। ख़ास तौर से भारत के जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं उनकी सुरक्षा को लेकर हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है। वहीं शेख हसीना साहब को हिंदुस्तान में जब आप ठहराते हैं तो इसकी क्या इंटरनेशनल डायनेमिक्स हो सकती है, इस पर किन किन लोगों को ऑब्जेक्शन हो सकता है, ये भी हमें आने वाले समय में देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं जो लोग इस तरह की बयानबाजी करते हैं जिसका आपने जिक्र किया था, वो कहीं ना कहीं भारतीय लोकतंत्र के मूल भाव और मूल चरित्र के विपरीत है। क्योंकि जब आप विदेश नीति की बात करते हैं तो वहाँ पक्ष विपक्ष कोई चीज़ नहीं होती है, एक साझा नीति होती है, उसमें पक्ष विपक्ष जो खड़ा होता है देश के लिए खड़ा होता है। और जैसे विनोद जी ने बात कही थी, कांग्रेस पार्टी के कर्ता धर्ता राहुल गांधी ने जब इस पर एक सपोर्ट किया सरकार को, वहीं ममता बनर्जी जो आमतौर पर भारतीय लोकतंत्र के अंदर एक इमोशनल और एक एग्रेसिव प्लेयर मानी जाती हैं, उनका इतना एक मैच्योर्ड बयान, उसके बावजूद अगर सोशल मीडिया पे कुछ इस तरह के बयानबाजी होती है तब तो आप कह सकते हैं कि उसका कोई कंट्रोल नहीं होता। लेकिन कोई एक समझदार व्यक्ति, लर्नड व्यक्ति जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का मिनिस्टर भी रहा हो, लॉ मिनिस्टर भी रहा हो, मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स भी रहा हो, खुद अपना आप एक जानी माना परिचित चेहरा, उसके मुख से इस तरह की बातें, ऐसा लगता है कि ये एक इनमेच्योर्ड उनका एक बयान था जिस पर मेरा ख्याल है उनको आगे एक प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। वहीं अब आने वाले समय में भारत किस तरह से बांग्लादेश के साथ अपने उसी पुराने रिश्तों को बनाता है, इस पर हमारी एक कार्यक्रम आना चाहिए। इस संबंध में गृह मंत्रालय ने एक कमेटी भी गठित कर दी है। कुल मिलाकर हमें शेख हसीना के जो सेंटिमेंट है, जिस तरह से उन्हें अबदस्त किया गया एक लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार को, देखिए बांग्लादेश में क्या हुआ, बांग्लादेश का अंदरूनी मामला है कि वहाँ के छात्र किस तरह से आंदोलन कर रहे थे, उसमें हमारा इस पॉलिटिकल स्टैंड यही था कि बांग्लादेश का अंदरूनी मामला है। लेकिन जब हमारे पड़ोसी देश में ही किसी चुनी हुई सरकार को अबदस्त कर दिया जाता है तो ये हमारे लोकतंत्र के लिए भी एक चिंता का विषय है, और उस पर ध्यान देना होगा, जाहिर सी बात है। सर इसमें एक चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा, तमाम बातें तो हो रही हैं, अब भारत बन जाएगा बांग्लादेश, ये तो हो रहा है, लेकिन बांग्लादेश में वहाँ पर अल्पसंख्यकों के साथ क्या हो रहा है, जिस तरह की डरावनी तस्वीरें आ रही हैं, चाहे मंदिरों की बात हो, चाहे तमाम चीज़ों की बात हो, उसको लेकर कोई नहीं बोल रहा। ऑल आइज ऑन राफा, वो तो खूब चल गया सोशल मीडिया पर, भारत में भी दुनिया भर में, इसको लेकर कहीं कुछ नहीं हो रहा। देखिए, भारत सरकार के सामने दो ही सबसे बड़ी चुनौतियां इस समय। एक तो ये है कि बांग्लादेश के अंदर हिंदू अल्पसंख्यक या दूसरे अल्पसंख्यक जिसका प्रधानमंत्री, तो उनको बचाना है, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना भारतीय सरकार की बड़ी जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार की। दूसरी जिम्मेदारी है कि शेख हसीना जो भारत में भी रह रही है, उसके कारण वहाँ पर जो अल्पसंख्यक लोग हैं, देखिए अब कल दो बड़े बयान आए। मोहम्मद यूनुस जो अभी सलाहकार बने, उन्होंने एक अखबार में लेख लिखा, उन्होंने
इशारा करा है कि अगर शेख हसीना ज़्यादा दिन मतलब अगर इंडिया का सपोर्ट रहेगा तो बांग्लादेश में ऐसा क्या असर पड़ेगा। खालिदा जिया ने तो स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर भारत में अगर वो लंबे समय तक रहेगी तो ये भारत की मतलब बांग्लादेश की जो आवाम है, जो जनता है, उसके खिलाफ रही है, तो ये इसका लंबे समय पर बहुत अच्छा असर भारत और बांग्लादेश के रिश्तों पर नहीं पड़ेगा। तो सरकार की इसमें दोहरी चुनौतियां हैं। एक तो वही शेख हसीना ने जिस तरीके से भारत को सपोर्ट किया है, बांग्लादेश ही अकेला देश था जो भारत के सपोर्ट में रहा है। अगर आप पड़ोसी देशों में देखो, पाकिस्तान से भारत का सब दुश्मनी है, चीन के साथ भारत का झगड़ा चल ही रहा है, अब म्यांमार को देखोगे क्या स्थिति है। इसके अलावा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश एक ऐसा देश था जिससे भारत के संबंध बहुत अच्छे थे, और वो ऐसा देश अब जिस तरीके से एक त्रासदी से गुजर रहा है, तो वहाँ ऐसी सरकार आए जहाँ जिस सरकार का भारत की सरकार के एक सामंजस्य स्थापित हो सके और संबंध बहुत अच्छे नहीं तो बहुत खराब भी ना हो, क्योंकि निश्चित रूप से बांग्लादेश के बाद के संबंध खराब होने का फायदा चीन भी उठाएगा, कोई दूसरे देश भी उठाएंगे, और भारत के लिए भी ठीक नहीं होगी एक पड़ोसी महत्वपूर्ण देश भारत के हाथ से निकल जाए जिसके साथ भारत के बड़े अच्छे संबंध रहे। तो भारत सरकार को ये भी देखना होगा। इसके अलावा एक बड़ी चिंता ये भी है कि जिस तरीके से वहाँ से 1.25 करोड़ के आसपास हिंदू वहाँ रह रहे हैं, उनकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए। अभी आ रहा है कि वहाँ तो पुलिस स्ट्राइक पे चली गई है, थाने 70 से ज़्यादा बंद हो चुके हैं, वहाँ पर उनको बचाने वाला कोई नहीं है। हेल्पलाइन जो जारी किया था बांग्लादेश की सरकार ने, वो हेल्पलाइन नंबर काम नहीं कर रही है, पुलिस मुख्यालय में कोई फोन नहीं उठा रहा है। तो ये बड़ी संकट वहाँ पर भारतीय लोगों के लिए हो गया। अब भारत सरकार उसको कैसे निपटती है। हालांकि भारत सरकार ने एक अच्छा काम किया, भाई सर्वदलीय बैठक बुलाई, सबसे बात की, विदेश मंत्री ने संसद में बयान दिया इस बात को लेकर, सरकार ने कमेटी बना दी अमित शाह की जो आया है कि जिसमें बीएसएफ के एडीजी जो पूर्वी कमान के प्रमुख उनको बनाया है, और उसके अलावा लैंड पोर्ट अथॉरिटी के कुछ 4 लोगों को उसका मेंबर बनाया। अब ये कमेटी कितनी इफेक्टिव होगी, ये जो कमेटी बनाई है, क्या इनके पास इतनी ताकत है, इतने पावरफुल है कि वहाँ जो हिंदू सफर कर रहे हैं उनके लिए वो कोई डिसीजन ले सके। खबर आ रही है कि बहुत बड़ी मात्रा में हिंदू भारत के बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं, इंडिया आना चाहते हैं। अब सरकार को यह भी देखना चाहिए कि भाई अगर वाकई में वो हिंदू हैं, कोई दूसरा तत्व नहीं आ रहा है, तो उनको कैसे भारत में तात्कालिक शरणार्थी के रूप में जगह दी जा सकती है, कैसे उन्हें भारत लाया जा सकता है। वहाँ हमारे उससे बेहतर जो बॉर्डर पहुंच चुके उन्हें कैसे आप पेपर चेक करके ला सकते हो। इस पर मुझे लगता है केंद्र सरकार को विचार करना चाहिए, केंद्र सरकार विचार कर रही होगी। तो भारत के लिए मुश्किलें बहुत आसान नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर देश के कोई नेता या विपक्षी कुछ ऐसे नेता अगर बयान देते हैं जिससे देश की एकता के लिए खतरा उत्पन्न हो, भारत तो अभी तमाम मोर्चों पर लड़ ही रहा है बॉर्डर पे, अगर अंदर भी इस तरह की घटनाएं होंगी तो मुझे लगता है ये देश के हित में नहीं रहेगा, देश की एकता के हित में नहीं रहेगा। विपक्ष के जो भी नेता है, मुझे लगता है बड़े नेताओं ने जरूर सरकार का साथ दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सारे पार्टियों की जिम्मेदारी है कि वो अपने नेताओं को बोले कि भाई ये विदेश का मामला है, सेंसिटिव मामला है, इसमें सोच समझ कर बोले, और जो भी आधिकारिक बयान आएगा वो पार्टी का प्रवक्ता या पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बयान देंगे। हर नेता को इसमें अपनी राय जाहिर करने की जरूरत नहीं है। हालांकि तो उम्मीद कर रहा था कि दिग्विजय सिंह का भी बयान आएगा, लेकिन अभी उनका बयान नहीं आया। इस मामले में बड़ा मतलब उनके बयान आते रहते हैं, इस समय तक उनका कोई ऐसा बयान नहीं आया कि जो मीडिया में चर्चा में हो। ट्वीट खूब आते हैं आपके। हाँ, आजकल वो ट्वीट बहुत करते हैं, ट्विटर पर ज्यादा एक्टिव है। मतलब सभी दलों की जिम्मेदारी इस मामले लेके, और केंद्र सरकार ने भी एक अच्छी पहल की, सब दलों को सर्वदलीय बैठक में बुलाया, सबकी बात सुनी, सरकार क्या करने जा रही है इसका पक्ष का, और विपक्ष ने भी सरकार का साथ देने की बात कहकर ये बताया कि विदेश नीति में जो सरकार निर्णय लेगी सारा देश उसके साथ है। ये बात आप कह रहे हैं जयदीप सर, केंद्र के सामने 2 बड़ी चुनौतियां, एक तो जिसका जिक्र खुद सबीर जी भी कर रहे हैं और सब लोग कर रहे हैं कि बांग्लादेश में जो स्थिति बनी है, भारत उसको कैसे संभाले, कैसे देखे, कैसे, क्योंकि तमाम तरीके के उसके संबंध और मसले सारे कुछ हैं। दूसरा चुनौती एक ये भी है कि ठीक है, एक हम ये कह रहे हैं कि कोई बड़ा नेता इस तरह का बयान नहीं दे रहा है, लेकिन संसद की तस्वीरें हमने देखी है ना कि पीछे बैठकर वेल में कूदने का इशारा किस तरीके से किया जाता है, ये बयानबाजियां भी तो उसी तरीके से हो रही है ना। देखिए आदर्श, मसला बहुत गंभीर है, और जब एक चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार को आरक्षण के आंदोलन के नाम पर गिरा देने की अंतर्राष्ट्रीय साजिश का पर्दाफाश होता है तो पता लगता है कि दुनिया में हो क्या रहा है। जब मौत में फ़र्क किया जाता है, हिंसा में फ़र्क किया जाता है, तो समझ में आता है कि दुनिया में हो क्या रहा है। जब हम एक हिंसक उग्र भीड़ के कुछ अराजक लोगों को प्रधानमंत्री के घर में, सुप्रीम कोर्ट के जजों के घर में, नेताओं के, केंद्रीय मंत्रियों के घरों में घुसकर लूटपाट करते, वहाँ से बकरी चुराकर, केक खाकर, बिस्तरों पर लौटकर, सामान चुराकर भागते हुए देखते तो समझ में आता है दुनिया में हो क्या रहा है। अमेरिका में एक चुनी हुई सरकार के जाकर दूसरी चुनी हुई सरकार के आ जाने के बाद हारी हुई सरकार के समर्थकों द्वारा संसद में घुसने के हिंसक प्रयत्नों को जब हम देखते हैं तब हमको समझ में आता है दुनिया में हो क्या रहा है। और दुनिया का बहुत प्रतिष्ठित माने जाने वाला एक अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स जब अपनी खबर में लिखता है कि रिवेंज अटैक ऑन हिंदूज आफ्टर बांग्लादेश, तब हमको समझ में आता है दुनिया में हो क्या रहा है। और उसी अखबार को जब सोशल मीडिया की ट्रोलिंग की वजह से अपनी हेडलाइन बदलनी पड़ती है तब समझ में आता है दुनिया में हो क्या रहा है। और दुनिया में होने वाली इन घटनाओं को अगर जोड़कर हमारे देश के नेता नहीं देख पा रहे हैं तो ये हमारा भी दुर्भाग्य है, और जो जैसा कहा गया ये उनकी मूर्खता है
इसके अलावा हम इस पर कोई और टिप्पणी नहीं कर सकते। अगर आपको ये समझ में नहीं आता कि हमारे मुल्क के हित, हमारे देश के हित, हमारे आवाम के हित किस में हैं और व्यापक तौर पर दुनिया में किस तरह की साजिशें चल रही हैं लोकतांत्रिक सरकारों को अस्थिर करने की, हमारे आसपास जिस तरीके से सरकारों को अस्थिर किया गया, सैन्य सरकारों को स्थापित करने के लिए दुनिया की ताकतें लगी रहीं, उसके बीच बचे रहकर अगर हमने लोकतंत्र का ये दिया रोशन करके रखा है तो कितनी हिम्मत से किया है, कितनी शक्ति से किया है। और ये सही कह रहे थे कि हमारे पुरखों ने कितनी दूर की सोच रखी होगी कि लोकतंत्र और संविधान जीवित रहें, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो। हमारे यहाँ किसी भी तरह की सरकार आ जाए और किसी भी तरह की सरकार हार जाए, लोग इस तरह नाराज होकर सदनों में घुसकर और सरकारी कार्यालयों को तोड़ने का कार्य तो कभी नहीं करते, चाहे कितनी भी दिक्कतें हमारे यहाँ हों। और दुनिया के जो मुल्क अपने आप को मानव हितैषी और लोकतंत्र हितैषी होने का दावा करते हैं, चाहे कोई से मुल्क का नाम लीजिए, वहाँ ये घटनाएं हुई हैं। लेकिन भारत को बदनाम करने की जो कोशिश होती है और भारत के खिलाफ जो साजिश, भारत के साथ अत्यधिक मित्रता होना भी शेख हसीना के लिए एक बड़ा कारण बन गया उनके अपदस्थ होने का। और अमेरिका और चीन जैसे देश जो आपस में इतनी शत्रुता रखते हैं, वो भी इन मुद्दों पर एक हो जाते हैं। तो किन मुद्दों को लेकर दुनिया की बड़ी ताकतें भी एक हो जाती हैं और भारत के खिलाफ साजिशें रचती हैं, उसको समझकर अगर बयानबाजी होगी तो मुझे लगता है अच्छा है। और इसमें छोटे बड़े नेता की बात नहीं है। बहुत सही उदाहरण आपने उसमें उठाया था कि जो बयान आया था संविधान को खत्म करने का, वो बहुत छोटे भाजपा के 1-2 नेताओं की तरफ से आया था। लेकिन वो अगर चुनाव का इतना बड़ा मुद्दा बना कि सरकार की सीटें कम हो गई, तो फिर किसी भी मुद्दे को हल्के में नहीं लिया जा सकता। और देश में इस तरह का माहौल बनाने की कोशिशें केवल छोटे नेताओं के स्तर पर नहीं होती, इसको किसी न किसी तौर पर सैद्धांतिक मंजूरी या इशारा करके आगे बढ़ाने की कोशिश होती है। इससे हमें इनकार नहीं करना चाहिए और अगर ऐसा हो रहा है तो उसको रोकना पड़ेगा। हमारे राजनीतिक हितों को, हमारे मुल्क के हितों को अलग करके देखने की गंभीरता अब आ जाना बहुत ज़रूरी है। इसके वजह से पहले भी नुकसान हो चुका है, आने वाले समय में अगर हम नहीं समझेंगे तो इसका अत्यधिक नुकसान भुगतना पड़ेगा। जिस तरह के दुनिया के हालात हैं, भारत को अपनी विदेश नीति को लेकर और हमारे नज़रिए को लेकर अत्यधिक सतर्क रहने की ज़रूरत है। देखिए, बांग्लादेश के बारे में एक चीज़ समझनी पड़ेगी हम लोगों को कि 1971 में जब बांग्लादेश बना था तो वहाँ का जो रूलिंग क्लास था उसकी सिंपैथी पाकिस्तान के साथ थी। रूलिंग क्लास मतलब वहाँ के जमींदार, वहाँ के अफसरान, वहाँ जो बड़े, और जो आंदोलन था वहाँ पर वो आम आदमी का था, जिसको शेख मुजीब ने लीड किया था। भारत ने फिर समर्थन दिया। वो जो वर्ग था उसके अंदर हमेशा भारत बांग्लादेश के गठन को लेके, भारत की भूमिका को लेके हमेशा जो है उनके अंदर एक टीस रही है और रजाकार वही सेना बनी थी। और वही जब आगे जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ, जमात के रूप में, जमात इस्लामी के रूप में वही खड़े हुए। और जब शेख मुजीब की हत्या हुई और उसके बाद जनरल जियाउर रहमान जब वहाँ बने, संभाला उन्होंने सत्ता, तो जो BNP पार्टी बनी उसको भी समर्थन उसी वर्ग का मिला। तो भारत विरोध जो खालिदा जिया और रजाकार उनकी राजनीति में है पूरा। और दूसरी तरफ अवामी लीग और शेख मुजीबुर रहमान का जो पूरा परिवार या शेख हसीना है, वो भारत के साथ उनके संबंध हमेशा बेहतर रहे। तो बांग्लादेश के संकट का सबसे एक बड़ा कारण यह भी है कि जो भारत विरोधी शक्तियां थी वो पूरी तरह एकजुट हो गई और उनको, जैसा हमारे सारे वक्ताओं ने कहा, कि बाहर से समर्थन मिला। और शेख हसीना की सिर्फ एक गलती रही जिसकी वजह से उनको जो है कि उन्होंने उसको बहुत कम आंका उस विरोध को, और उन्होंने जिस तरह हैंडल करना चाहिए था डेमोक्रेटिकली वो शायद नहीं कर पाई। इस वजह से उनको ये मतलब आया कि उनको भागना पड़ा। और अगर समय रहते उनके पास जानकारी मिल जाती, उनका खुफिया तंत्र, सूचना तंत्र मजबूत होता, तो शायद कुछ वो बेहतर कर सकती थी। 1-2 उदाहरण मैं दे सकता हूं। जैसे आप याद करिए, श्रीलंका में जयवर्धने को जब लगा कि गड़बड़ हो रहा है तो उन्होंने तुरंत राजीव गांधी से मदद मांगी और IPKF गई। मालदीव में जब गयूम का तख्ता पलटा गया तो उसके बाद उन्होंने भारत से मदद मांगी और भारत के पैराट्रूपर्स गए, उन्होंने विद्रोह को शांत किया और गयूम को फिर बैठा दिया। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर शेख हसीना इस बात को पहले से समझ लेती कि इतना मामला यहाँ तक बढ़ जाएगा, तो शायद वो स्थिति को संभाल सकती थी किसी भी तरीके से। ये उनसे ये एक चूक जरूर हुई, लेकिन परिस्थिति जिस तरह की बनी उसके बाद भारत में को लेकर जिस तरह की बातें हो रही हैं उसी पर हम चर्चा कर रहे थे। और सभी खास मेहमान, सबकी राय आपने सुनी। बड़ा अहम हो जाता है समझना, क्योंकि मुद्दे बनाना, नैरेटिव बनाना वो अलग बात है, लेकिन किस परिस्थिति में किसका उदाहरण दिया जा रहा है, उसका असर क्या होगा, ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। और सबकी राय आपने सुनी है, तमाम लोगों के बयान भी आप देख रहे हैं। आप खुद फैसला कीजिए और कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताइएगा। देखिए, इस बीच बहुत सारे हमारे दर्शकों ने इस पूरे मसले को लेकर जो कमेंट किया है, हसीना से ज़्यादा बांग्लादेश में फंसे हिंदू हैं, उनकी चिंता होनी चाहिए। शेख हसीना को भारत में ही रहना चाहिए। विनायक पांडे लिखते हैं, इस बयान का स्वागत किया जाना चाहिए कि भारत सरकार बांग्लादेश में मानवता की रक्षा करे। यूज़र हैं वो लिखते हैं, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो कहाँ है किसी हिंदू के लिए कोई
कुछ क्यों कहीं नहीं कह रहा है। पीड़ित हिंदुओं की चिंता करो, उनकी आवाज़ उठाओ, इनके राज में भी हिंदू मारे गए हैं बांग्लादेश में, ये तमाम बातें हैं। और जो हिंदू फंसे हैं उनकी चिंता लोग जता रहे हैं सोशल मीडिया पर। और आपकी भी जो राय है, आप भी हमें अपने कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय से अवगत करा सकते हैं, ताकि हम अगली बार जब चर्चा करें इस तरह के मुद्दों को छुएं तो उसके आपकी राय को दर्शकों के सामने भी रखें और अपने खास मेहमानों के सामने भी रखें और उनकी प्रतिक्रिया भी उस पर ले सकें। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद खबरों के खिलाड़ी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए, और देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए amarujala.com पर बने रहिए। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।